हेलो बच्चों, मैं डीएसजी सर अपना आकाश कोटा पेपर डिस्कस करूंगा FT7 का फेज 4 का कोड ए है जूलॉजी सेक्शन जिसका टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट हिंदी में गमन और तथा संचलन। क्वेश्चन नंबर 69 द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम पूछा गया है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन की जो यूनिट है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? सार्कोमियर। आंसर क्या होगा? सार्कोमियर। कंकाली पेशी की संकुचनशील तंत्र की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। तो आंसर क्या होगा बेटे? आंसर होगा 4 सार्कोमियर। आपको मालूम है सार्कोमियर क्या होता है? दो एडजेसेंट जेड लाइन अगर हैं, एक ये जेड लाइन है, एक ये जेड लाइन है, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी होगा वही क्या होता है? इट इज सार्कोमियर। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सार्कोमियर। एंड द सार्कोमियर इज फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। आंसर 4 हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है 70 टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। अक्षीय और उपांगीय कंकाल में जो अस्थियों की कुल संख्या होती है आपको याद ही करना है। जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो होती हैं कितनी? 80। कितनी होती हैं? 80। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें कितनी होती है? 126। अक्षीय में 80 होंगी और उपांकीय में 126 होती है। आंसर बेटे क्या हो जाता है? 2। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। आंसर हो जाता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 71 A single U-shaped bone present at the base of the buccal cavity। मुख गुहा के आधार पे एक यू आकार की एकल अस्थि पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है और वो कौन सी है? हायोइड। कौन सी हो जाती है? हायोइड। आंसर क्या होगा? 1 होगा। हायोइड आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अकेली अस्थि ऐसी है जो किसी भी अस्थि के साथ संधि नहीं करती है, या इंग्लिश में बोलें तो डू नॉट आर्टिकुलेट विद एनी बोन। क्वेश्चन नंबर 72 during relaxation stage of muscle cell H zone, a lighter region of low density can be seen in the center of। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जो गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पर कि ये पूछा गया है कि रिलैक्सेशन में, ठीक है ना, शीतलन अवस्था के दौरान एक हल्का क्षेत्र हमको एच क्षेत्र किसके यहाँ पे देखा जा सकता है? तो अगर आपको याद होगा तो आप ऐसे बनाते हैं कि ये मान लीजिए जेड लाइन है, ये एक और यहाँ पे जेड लाइन है, ये बीच में आपका यहाँ पर कौन आ जाता है? ये आपका ए बैंड आ जाता है, ठीक है ना। ये ए बैंड आ जाता है, तो यहाँ पर ये ए बैंड आ गया, ये एक्टिन आ गया, ये एक्टिन आ गया, ये एक्टिन, ये एक्टिन, एक्टिन, ये आ गया फिलामेंट। तो इस क्षेत्र के बारे में पूछा गया, तो ये कौन सा क्षेत्र है आपका? एच जोन है। आंसर क्या हो जाता है? एच जोन। तो किस में देखा जा रहा है ये? यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है? ये ए बैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए बैंड। 72 का आंसर क्या होगा? ए बैंड। तो ये रहा ए बैंड। आंसर हो गया आंसर नंबर 1। आंसर क्या हो गया? 1। क्वेश्चन नंबर 73 विच ऑफ द फॉलोइंग bones of forelimb and hind limbs are unequal in number। दो कंपैरिजन हमको दिए हुए हैं यहाँ पर, दो कंपैरिजन हमको यहाँ पे दिए हुए हैं कि एक है हमारे पास में फोर लिम्ब, एक है हाइंड लिम्ब। हिंदी में बात करते हैं तो अग्रपात हो गया, एक हो गया यहाँ पर पश्चपात हो गया, ठीक है ना। ये हमको देखना है और वो पूछ रहे हैं कि अग्रपाद व पश्चात कौन सी अस्थियों की संख्या असमान होती है, किसमें असमान होती है, तो ये हमको देखना है। तो यहाँ पर जो असामान्य संख्या हुई, यहाँ पर असामान्य संख्या के आधार पर सीधी सी बात करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपने टोटल नंबर ऑफ बोन्स पढ़ी हुई हैं, किसमें कितनी बोन्स होती हैं? पैलेंजस में, मेटाकार्पल्स में, कार्पल्स में, ह्यूमरस में। जैसे मैं उदाहरण लूँ, कार्पल्स 8 होते हैं, टार्सल 7 होते हैं। तो बच्चों सीधा सा आंसर क्या हो जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? 3। आंसर बिकम्स 3। फिर आ जाता है सेलेक्ट द ऑड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 74 क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन। अब सेलेक्ट द ऑड वन में पूछा है
विथ रिस्पेक्ट टू सीलेरी मूवमेंट। यहाँ पर हमको सीलेरी मूवमेंट के बिहाफ पर हमको बताना है, पक्ष माप संचलन के आधार पे हमको बताना है। तो देखते हैं कौन सा होता है। 74 में सबसे पहला आता है इंजेक्शन ऑफ द फूड एंड लोकोमोशन इन पैरामीशियम। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ऑड वन पूछा है ना, तो देखते हैं। तो दूसरा है एपिथेल लाइनिंग ऑफ द ट्रेकिया इन द ह्यूमन। तीसरा है स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ टुवर्ड्स द ओवम। स्पर्मेटोजोआ की बात हो रही है, स्पर्म की बात हो रही है, यहाँ पर स्पर्म की बात हो रही है। तो सिलेरी मूवमेंट नहीं होगा बेटे, यहाँ पर फ्लैजुलर मूवमेंट होता है, आपको याद होगा। तो ये आपका ऑड हो जाता है। तो ऑड जब हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, क्योंकि स्पर्म्स का जो मूवमेंट होता है फ्लैजुलर मूवमेंट होता है, सिलेरी नहीं होता है। सिलेरी नहीं होगा, कशापी होगा हिंदी में जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 75, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट्स आर द एग्जांपल ऑफ। घुटने की संधि और कोहनी की संधि जो होती है वो उदाहरण किसका है, वो उदाहरण है हिंज जॉइंट का। किसका उदाहरण है, हिंज जॉइंट या कब्जा संधि के। यहाँ पे जो बोन्स की जो मूवमेंट होती है वो वन डायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में होती है, एक दिशा में होती है। ऐसे जॉइंट्स को आप किस नाम से जानते हैं, हिंज जॉइंट या कब्जा संधि बोलते हैं। तो यहाँ पे 75 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। 75 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 76, क्वेश्चन नंबर 76, प्रॉपर्टी कॉमन टू मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। दो टिश्यू आपको दिए हुए हैं, एक मस्कुलर है एक न्यूरल है, ठीक है, एक पेशी है एक तंत्रिके है। इसमें जो उभयनिष्ठ गुण है, दोनों का मिलता हुआ गुण है, वो कौन सा है। तो दोनों का जो मिलता हुआ गुण है, अगर आप ध्यान से देखें, न्यूरॉन्स में इलास्टिसिटी नहीं होती है, न्यूरॉन में जो होती है एक्सटेंसिबिलिटी भी नहीं होती है, न्यूरॉन में कॉन्टिलिटी भी नहीं होती है, प्रत्यास्थता नहीं होती है, विस्तारशीलता नहीं होती है, संकुचनशीलता नहीं होती है। लेकिन दोनों क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, उद्दीपन के लिए उद्दीपन को रिस्पॉन्स करते हैं। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 4। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा 4। 77 क्वेश्चन पे आते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज मेनली द स्टोर हाउस ऑफ। एनसीईआरटी की लाइन है, हिंदी में पेशी तंतु के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से किसका भंडारण करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, 2। कैल्शियम के अलावा किसी का भंडारण नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 78, flat bone of axial skeleton lying on the ventral midline of the thorax। midline of the thorax पूछा है। अक्षीय कंकाल की चपटी अस्थि जो वक्ष के मध्य अधर रेखा पर स्थित होती है। अगर आपको याद हो यहाँ पर कि अगर मैं सिंपल सा ले लूँ कि ये अगर स्टर्नम है, ये स्टर्नम हो गई, ये रिब्स हो गए, आपने पढ़े होंगे रिब्स ऐसे, ठीक है ना, ऐसे फिर रिब्स पढ़ते हैं आप, ठीक है ना, दोनों साइड में होंगे, मैं एक साइड में ले रहा हूँ। तो ये बीच की जो अस्थि है, ये वाली बीच वाली जो अस्थि है, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम देते हैं स्टर्नम। क्या नाम देते हैं, स्टर्नम। तो यही हो गया, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्टर्नम। आंसर क्या हो जाएगा, स्टर्नम। ठीक है, ये आसपास ये रिब्स हो जाती हैं, आपने पढ़ी हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, ठीक है ना, 1 to 7 जो होती हैं ट्रू रिब्स होती हैं। फिर बाद में कौन सी होती हैं, फॉल्स रिब होती हैं, फिर फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। तो किससे जुड़ी हैं बीच में, मिड लाइन में, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरिक्स, वो कौन बनाता है, अपना स्टर्नम होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्टर्नम होता है। क्वेश्चन नंबर 79 आ जाता है, कंपेयर विसरल मसल फाइबर टू स्केलेटल मसल फाइबर। देखिए क्वेश्चन का ट्विस्ट देखिए यहाँ पर, कि हमको यहाँ पर देखना किसके बारे में, स्केलेटल मसल फाइबर के बारे में। हमको देखना है किसके बारे में, कंकाली पेशी के बारे में देखना है। तो देखिए ये वाला नंबर 1 जो है, असिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय पेरिस्टालसिस, ये आपका आता है किसका, विसरल मसल के बारे में, ठीक है ना। तो पूछना किसके बारे में है, स्केलेटल मसल, तो ये नहीं होगा बच्चों, ये वाला नहीं होगा। दूसरा आ जाता है इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर। तो स्केलेटल मसल के लिए ये सही है। तो आंसर क्या होगा बेटे, आंसर क्या हो जाएगा, 2। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे जो हैं, बाकी सारे जो आ जाएंगे वो आपको देखिए, कंपेयर टू विसरल मसल फाइबर द स्केलेटल मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर का देखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं।
रिब केज इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ, जो रिब केज होता है, रिब केज में आपने पढ़ा है कि रिब केज में जो इन्वॉल्व होता है, वेब केज में जो इन्वॉल्व होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होगा, तो उसमें स्टर्नम इन्वॉल्व होता है, आपने पढ़ा है स्टर्नम इन्वॉल्व होता है, उसमें रिब इन्वॉल्व होता है, उसमें रिब्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें वर्टिबल कॉलम भी इन्वॉल्व होता है। तो हिंदी में बात करते हैं, पुरोस्ती, पसलियाँ और कशेरुक दंड इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आंसर क्या, रिब केज में ये हो गए। और जब रिब केज जो है वो किसका भाग हुआ, वो भाग हो जाता है एक्सियल स्केलेटन का या अक्षीय कंकाल के। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 81, which one is not a disorder of a skeletal system? skeletal system का डिसऑर्डर जो नहीं है, तो आर्थराइटिस बिल्कुल जॉइंट्स का डिसऑर्डर है, ऑस्टियोपोरोसिस बोन का डिसऑर्डर है, रिकेट्स जो कि विटामिन डी की कमी से हो जाता है, विटामिन डी की क्या होगा, कमी से हो जाता है। तो ये भी अस्थियों बोन्स को क्या करता है, कमजोर करता है। तो ये शुरू के जो 3 हुए ये कैसे हैं, ये कंकाल तंत्र के ही विकार है, अस्थियों के विकार हैं या बोन के डिसऑर्डर है। एथेरोस्क्लेरोसिस ये जो है, ये बोन का डिसऑर्डर नहीं है। एथेरोस्क्लेरोसिस अगर आपने पढ़ा होगा, तो अगर ये कोरोनरी आर्टरी है, किसी भी यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी जो हृदय की पेशी में या हार्ट की मसल्स में ऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, अगर इसका ल्यूमेन कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से ऐसे ऐसे नैरो होता चला जाए, ठीक है ना, ये जैसे नैरो हो गया है, तो ये जो नैरो हुआ है, इस कंडीशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। देखिए लैक्टिक एसिड यहाँ पे आ जाता है टू कॉज द मसल फैटिग। दिस लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, लैक्टिक एसिड यहाँ पर आ गया, लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है। वो पूछ रहा है कि लैक्टिक एसिड किसके कारण उत्पादित होता है। लैक्टिक एसिड उत्पादित होने का एक ही कारण है कि अगर यहाँ पर एनारोबिक ब्रेकडाउन हो जाए किसका, ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन का अवायवीय रूप से विखंडन होना यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा। देखिए सामान्यतः जो होता है, जो रेस्पिरेशन नॉर्मल कंडीशन में जो होगा वो कैसा होता है, एरोबिक होता है, जिसमें कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज फिर पायरुविक एसिड बनाता है, पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में जाता है, वहाँ पे वो CO2 वाटर और ATP का प्रोडक्शन होता है। तो ये नॉर्मल हुआ। लेकिन अगर एनारोबिक होगा, तो अब क्या होगा कि अब वो फॉर्मेशन हो जाएगा लैक्टिक एसिड का, और लैक्टिक एसिड बन गया तो वो कॉज कराएगा किसको, मसल फैटिक को। किसको कॉज कराता है, मसल फैटिक को कॉज कराता है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 83, which joints with the joints which allow considerable movement and play significant role in locomotion। वो बोल रहा है कि वह संधियां जो पर्याप्त गतिविधि होने देती हैं तथा चलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो इनमें से हमको देखना है। तो ध्यान से देखिए, बॉल एंड सॉकेट तो सही है, लेकिन जॉइंट बिटवीन स्कल बोन, जिन्हें हम सूचर्स कहते हैं, C1 वर्ड आ जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गति नहीं करते हैं बेटे, तो इसमें ये गलत हो जाता है, ये वाला पार्ट गलत हो जाता है। हिंज जॉइंट, बॉल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट आ गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ गया, क्या ये पूर्ण रूप से, ये क्या ये फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं, बिल्कुल ये फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो आंसर क्या हो जाता है बेटे, 2। आंसर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। बाकी ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्री और सैडल जॉइंट, ये आपका स्लाइड मूवमेंट आएगा, ठीक है ना, फ्री मूवमेंट नहीं आता है। यहाँ पर कैसा मूवमेंट आएगा, स्लाइड मूवमेंट आता है। ग्लाइडिंग जॉइंट, जॉइंट बिटवीन स्कल, फिर से देखिए जॉइंट बिटवीन स्कल, इनको सूचर्स नाम से आपने पढ़ा होगा, ये सूचर्स होते हैं। और ये जो जॉइंट्स होते हैं कैसे होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। 184, द टाइप ऑफ joint where the flat skull bones fuse end to end with the help of the dense fibrous connective tissue is called। अब मैंने आपको आपको बताया था साइनोवियल जॉइंट वो होते हैं जो फ्री मूविंग जॉइंट्स होते हैं, ये फ्री मूविंग जॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, फ्रीली मूव हो रहे हैं, ये फ्री मूव होते हैं, यानी गति इसमें कैसी होती है, मुक्त रूप से होती है। कार्टिलेज में यहाँ पर जो मूविंग जो होता है, ये स्लाइटली मूविंग जॉइंट्स होते हैं,
ये स्लाइटली मूविंग जॉइंट्स होते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी मूविंग जॉइंट्स है। जो इसमें यहाँ पर आ रहा है कि जॉइंट्स स्कल बोन में जो होंगे वो कौन से होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। कौन से जॉइंट होते हैं, रेशियो जोड़ होते हैं, जिनको आप किस नाम से जानते हैं, सूचर्स के नाम से जानते हैं। आपने इसको किस नाम से पढ़ा होगा, सूचर्स के नाम से पढ़ा होगा। हिंदी में सिवन वर्ड आ जाता है, सिवन यहाँ पर। तो ये आपका सूचर्स यहाँ पे आ जाते हैं। कपाली अस्थियां के बीच में जो जॉइंट होगा या क्रेनियल बोन्स के बीच में जो जॉइंट होगा वो मूव नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 4। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है। 85 आ जाता है, बोन फ्लैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्केलेटन। ठीक है ना, बोन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा होगा कि एक्सियल स्केलेटन का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है मेलियस स्केलेटन पार्ट है, फ्रंटल एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, ठीक है ना, पेराइटल एक्सियल स्केलेटन, ये सारे स्कल बोन हो जाते हैं। मेलियस हुआ, फ्रंटल हुआ, पेराइटल हुआ, ये सारी कैसी हैं, हिंदी में बात करें तो कपाली अस्थियों में आ जाती हैं। इस एक्सेल, और वो कपाली अस्थियां किस में आती हैं, अक्षीय कंकाल में या एक्सेल स्केलेटन में आती है। आंसर होगा 3 बेटे, आंसर क्या होगा 3। ह्यूमरस जो होती है ये पार्ट होता है किसका, एपेंडिकुलर का। ये एपेंडिकुलर का, इट इज अ पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये पार्ट होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 3, आंसर क्या होगा 3 होगा, आंसर बिकम्स 3। ओके। 86 question. Autoimmune disorder affecting the neuromuscular junction leading to fatigue, weakness, paralysis of skeletal muscle. तंत्रिका पेशी का प्रभावित करने वाला, ठीक है ना, स्व प्रतिरक्षा रोग। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वर्ड आ गया, स्व प्रतिरक्षा रोग जो थकान ला रहा है, कमजोरी ला रहा है कंकाल पेशी में, यहाँ पर पक्षाघात ला रहा है, इसे हम क्या कहते हैं। इसको एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको आप नाम देते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या नाम देते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस। आंसर होगा 2 बेटे, आंसर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ वैसा समझाने वाला नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा समझाने वाला नहीं है इसमें। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर कुछ अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट द आउटकम ऑफ फ्यूजन इन एन एडल्ट ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि वयस्क मानव में संलयन का परिणाम नहीं है। मीन्स वो बटी फ्यूज होके नहीं बनी है, फ्यूज होके जो नहीं बनी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कॉक्सियल अस्थि ये फ्यूज होके बनी है, सैक्रल वर्टिब्री फ्यूज होके बनी है, कॉक्सियल वर्टिब्री फ्यूज होके बनी है। यहाँ पर जो लंबर वर्टिब्री है वो फ्यूज होके नहीं बनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर कॉक्सियल अस्थि, सैक्रल, ये कॉक्सियल, ये सारी की सारी फ्यूज होके बनी है, जबकि लंबर अस्थि या फिर यहाँ पर लंबर कशेरुका जो होती है वो फ्यूज होके नहीं बनती है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। अब 88 में select the activity which would essentially involve the movement but not result in locomotion। यहाँ पर उस क्रिया का चयन करना है जो आवश्यक रूप से संचलन में सम्मिलित होती है किंतु परिणाम स्वरूप गमन में नहीं होता है। ठीक है ना, गमन नहीं है, लोकोमोशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए लोकोमोशन में क्या होती है, बॉडी की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है। बॉडी की पोजीशन कैसी होती है, चेंज होती है। तो देखिए जब आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं तो बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, जब आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, जब आप स्विमिंग कर रहे हैं तो बॉडी की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं तो बॉडी की पोजीशन का कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 बेटे, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 आ जाता है। 89 में विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्कैपुला आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस। स्कैपुला का पूछा हुआ है उन्होंने कि स्कैपुला का कौन सा भाग ह्यूमरस के शीर्ष के साथ संधि योजन करता है। तो स्कैपुला अगर मैं यहाँ पे ऐसे आपको समझाने के लिए बताऊं तो ये कुछ स्कैपुला ऐसा बनता है, ये यहाँ पर आ गई कैविटी और इसके अंदर यहाँ पर आ जाता है ऐसे ह्यूमरस। क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो ये जो गुहा है, ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है, ये कोई और नहीं है, ये कैविटी कौन सी है,
ग्लेनोइड कैविटी। कौन सी कैविटी आ जाती है? तो आंसर क्या होगा बेटा? ग्लेनोइड कैविटी। आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। 90 क्वेश्चन आता है। 90 क्वेश्चन में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इन द मैक्रोफेजेस फाउंड इन द टिश्यूज। मैक्रोफेज की बात आ रही है बेटे, यहाँ पर बृहद भक्षण कोशिका की बात आ रही है। और ये स्वभाव से आपको मालूम है कैसी होती हैं, भक्षाणु होती हैं, ये फैगोसाइटिक होती हैं। और जब फैगोसाइटिक होती हैं तो यहाँ पर आपको मालूम है कि निर्माण या फॉर्मेशन होगा किसका? यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका? स्यूडोपोडिया का। किसका फॉर्मेशन होगा? स्यूडोपोडिया कूट पात का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये मैंने आपसे फेज 4 का आपका एफटी टेस्ट नंबर 7 डिस्कस किया। आशा है आपकी समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कोई भाग या कोई क्वेश्चन आपकी समझ से बाहर है या समझ में नहीं आया है, तो आप वो डाउट काउंटर पे आके मेरे से या आप मुझे मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।